हेलो स्टूडेंट, मैं काजल शर्मा आपकी साइंस टीचर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट वेट कैसे हम फाइंड करते हैं। तो देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है टू फाइंड द नॉर्मेलिटी। जब भी हमें नॉर्मेलिटी फाइंड करनी होती है किसी भी सब्सटेंस की या सोल्यूशन की, तो उससे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए जो है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करना। तो चलिए, पहले हम नॉर्मेलिटी पढ़ने से पहले हम ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करना सीखेंगे आज के लेक्चर में। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट, कैसे हम फाइंड करते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट वेट को मैं मोलर मास, जिसे मैं मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास भी कहती हूँ, मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करूंगी एन फैक्टर से, तो मुझे निकल कर आ जाता है इक्विवेलेंट वेट। अब देखिए, यहाँ पर एक टर्म आई है एन फैक्टर। तो एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर, देखिए हमारे पास जो सब्सटेंस है या तो वो एसिड होगा, या वो बेस होता है, या फिर सॉल्ट, या फिर कोई ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर हम कह सकते हैं रेडॉक्स सब्सटेंस होता है, रेडॉक्स सब्सटेंस। तो देखिए, इन केस ऑफ एसिड रिप्लेसेबल H प्लस आयन, या हाइड्रा यस रिप्लेसेबल H प्लस आयन जो होते हैं वो हमारा कहलाएगा एन फैक्टर। इन केस ऑफ बेस रिप्लेसेबल OH माइनस आयन या हाइड्रोक्साइड आयन हमारे एन फैक्टर होंगे। इन केस ऑफ सॉल्ट्स, देखिए इन केस ऑफ सॉल्ट यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है, टोटल पॉजिटिव चार्ज, या फिर हम इसको नेगेटिव चार्ज, देखिए दोनों ही सेम होते हैं, तो दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज दोनों में से कोई एक। तो यहाँ पर और रेडॉक्स सब्सटेंसेस में जो भी चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन में, उसे हम यहाँ पर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड, और लॉस पर मॉलिक्यूल। चलिए अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, इन केस ऑफ एसिड, तो हमारे पास यहाँ पर एसिड है HCl। मैं एसिड के एग्जाम्पल ले रही हूँ पहले। हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए, जब हम इसे एक्वस सोल्यूशन में डालते हैं तो ये हमें H प्लस आयन और Cl माइनस आयन यहाँ पर देता है। तो देखिए, यहाँ पर जो नंबर ऑफ H प्लस आयन है वो है 1, तो इसके लिए एन फैक्टर हो जाएगा 1। दूसरा एसिड हम लेते हैं H2SO4। तो देखिए, इन केस ऑफ H2SO4, जब हम H2SO4 को एक्वस सोल्यूशन में डालते हैं तो ये हमें 2H प्लस आयन एंड SO4 2 माइनस जो है इस तरह से डिसोशिएट होता है। और यहाँ पर जो हमें नंबर ऑफ H प्लस मिले हैं वो मिले हैं 2, तो यही हमारा एन फैक्टर हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इन केस ऑफ बेस। तो देखिए, बेस के लिए हमारे पास है NaOH, हमारा जो, तो NaOH जो बेस है वो एक्वस सोल्यूशन में जाने के बाद हमें Na प्लस आयन एंड OH माइनस आयन में डिसोशिएट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, नंबर ऑफ OH आयन है हमारे पास 1, तो एन फैक्टर भी हमारा 1 ही हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हम इसे एक्वस सोल्यूशन में डालते हैं तो ये कैल्शियम 2 प्लस एंड OH माइनस 2 OH माइनस आयंस में डिसोशिएट हो जाता है ये। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ OH हाइड्रोक्साइड आयन मिलेंगे 2, तो हमारा एन फैक्टर हो जाएगा 2। तो ये रहा इन केस ऑफ एसिड, जो हमारा एन फैक्टर होता है वो रिप्लेसेबल, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल ऑफ हाइड्रोजन आयंस होता है। और इन केस ऑफ बेस ये हमारा नंबर ऑफ रिप्लेसेबल
OH आयन होता है। अब हम सॉल्ट को देख लेते हैं। तो सॉल्ट के केस में नंबर ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हम लेते हैं। तो सॉल्ट हम ले लेते हैं यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट किस तरह से डिसोशिएट होता है, तो ये आ जाएगा कैल्शियम पे 2+ चार्ज एंड कार्बोनेट पर 2- चार्ज। देखिए दोनों चार्ज जो है वो सेम होते हैं यहाँ पर, तो हम दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 है, तो हमारा जो N फैक्टर हो जाएगा वो भी 2 हो जाएगा। इसी तरह से हम सोडियम सल्फेट ले सकते हैं। तो देखिए सोडियम सल्फेट यहाँ पर 2Na+ एंड SO4 2- आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। देखिए यहाँ पे ये प्लस सोडियम पर 1+ चार्ज होता है, लेकिन यहाँ 2 एटम सोडियम के प्रेजेंट है, तो ये 2+ चार्ज हो जाएगा एंड 2-। तो यहाँ पर भी हमारा N फैक्टर निकल कर आ जाएगा 2। अब देखते हैं रेडॉक्स सब्सटेंसेस में हमारा N फैक्टर क्या होगा। तो देखिए रेडॉक्स सब्सटेंसेस वो सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ शो कर सकते हैं। तो इनके कुछ एग्जांपल्स हमारे पास है, जैसे कि है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, K2Cr2O7, ये भी हमारा एक रेडॉक्स सब्सटेंस है। एक है FeSO4, ये भी एक रेडॉक्स सब्सटेंस है। तो ये कुछ रेडॉक्स सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल है और इनके लिए जो N फैक्टर होगा वो देखिए यहाँ पर हमें एक चीज देखने को मिल रही है, वो है कि यहाँ पर जो मेटल्स हैं, दीज मेटल्स आर ट्रांजिशन मेटल्स। तो ये जो ट्रांजिशन मेटल्स है, देखिए KMnO4 में मैंगनीज जो है वो अभी यहाँ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और ये मैंगनीज की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। मैंगनीज इलेक्ट्रॉन गेन करके या लूज करके यहाँ पर ये या तो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, और फिर ये अपनी लेस स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर जा सकता है। सपोज ये अगर +7 से +5 में जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए N जो है वो 2 है, जो चेंज आ रहा है वो 2 का आ रहा है, तो यहाँ पर N फैक्टर हो जाएगा 2। इसी तरह से यहाँ पर देखिए क्रोमियम भी यहाँ पर +6 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी होती है, और ये इलेक्ट्रॉन गेन करके या लूज करके इससे लेस स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है। सपोज ये 3 में जा सकता है। तो यहाँ पर जो चेंजेस आया है वो देखिए चेंज आया है 3 इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ गेन किए हैं, और ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है। तो यहाँ पर देखिए 3 का चेंज आया है, लेकिन यहाँ पर टोटल एटम है 2, क्रोमियम के 2 एटम प्रेजेंट है। तो एक एटम का जो चार्ज है वो, एक एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किए, तो 2 एटम कितने करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये 2 से मल्टीप्लाई कर देगा और ये हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो N फैक्टर हो जाएगा वो N फैक्टर हो जाएगा 6 इन केस ऑफ K2Cr2O7। सिमिलरली यहाँ पर आयरन की हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, और आयरन भी अपनी यहाँ पर जो ट्रांजिशन मेटल्स है ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करते रहते हैं। और ये जो है रेडॉक्स सब्सटेंसेस के बारे में हम पूरा डिटेल में एक चैप्टर पढ़ेंगे, जब हम D ब्लॉक की स्टडी करेंगे तब हम वहाँ उसे डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए आप इतना ही बस इसे समझ लीजिए, और मैं आपको यहाँ पे कुछ सब्सटेंस के N फैक्टर्स लिख कर दे रही हूँ, जिससे आप उसे याद रख पाएंगे। चलिए तो हम कुछ स्पीशीज ले लेते हैं, और यहाँ पर हम रेडॉक्स स्पीशीज ही लेंगे, क्योंकि बाकी के लिए तो इजी होता है, पर रेडॉक्स सब्सटेंसेस को क्योंकि वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों शो करते हैं, तो देखिए कभी एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो कर सकते हैं ये। तो KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, यहाँ पर आप याद रखेंगे इसे, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम जो N फैक्टर है वो 5 शो करता है, इसका N फैक्टर होगा 5। और KMnO4 का ही इन बेसिक मीडियम, ये इसके लिए N की वैल्यू जो होगी वो होगी 3। सॉरी, बेसिक के लिए नहीं, न्यूट्रल के लिए, यहाँ पे इसे आप न्यूट्रल कर लेंगे तो N फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी, जब ये न्यूट्रल होगा तब 3 होगी, और जब बेसिक मीडियम में जाएगा ये, इन केस ऑफ बेसिक मीडियम, इसके लिए N फैक्टर होता है 1। तो ये आप यहाँ पर याद कर लेंगे, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। चलिए अब हम देख लेते हैं
K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट इसको बोलते हैं। एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो एसिडिक मीडियम में, देखिए इसका एन फैक्टर होता है 6, जिसे मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके भी दिखाया है। एक कंपाउंड और याद रखेंगे, वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पर आप इसे लिख लीजिए, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में इसके लिए जो एन फैक्टर होता है वो होता है 2। एंड इसके अलावा आयरन Fe+2 भी ऑक्सीडेशन शो करता है और +3 भी शो करता है। तो जब ये +2 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है तो देखिए यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो 1 है, तो इसके लिए n फैक्टर हो जाएगा 1। एंड और ट्रांजिशन एलिमेंट ले सकते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि टिन। तो टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2 से ये जो है +4 में जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए जो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है 2 का, तो इसके लिए एन फैक्टर भी होगा 2। तो ये कुछ रेडॉक्स सब्सटेंसेस के लिए हमने यहाँ पर एन फैक्टर देखा है, और आप इसे याद कर लेंगे क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चंस है कि MnO4 पोटेशियम परमैंगनेट इसको बोलते हैं, और पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम में इसके लिए एन फैक्टर 5 होता है, न्यूट्रल मीडियम में 3, बेसिक मीडियम में 1 होता है, और इसे पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में इसके लिए एन फैक्टर 6 होता है। और ये जो एन फैक्टर आ रहे हैं ये चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण आते हैं, तो आप इसे यहाँ पे लिख भी सकते हैं, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर भी हम इसको बोल सकते हैं। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर या निकालना नहीं आता है तो इसके लिए आप देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ कि KMnO4 ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आपको सारे कंपाउंड्स की वैलेंसीज पता होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे पोटेशियम की वैलेंसी होती है 1, मैंगनीज की हमें नहीं पता है तो हम इसे x मान लेते हैं। देखिए क्योंकि ये वेरिएबल वैलेंसीज शो करते हैं तो हम इसे x मान लेंगे। एंड ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2। अब देखिए यहाँ पर ये -2 एंड प्लस चार्जेस के साथ हम इसे लेते हैं, तो आप इसे चार्ज के साथ ले लेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए इसे हम पोटेशियम की जगह लिखेंगे 1 क्योंकि 1 एटम ही है, तो 1 प्लस मैंगनीज की हमें नहीं पता है तो हम इसे x मान लेते हैं, प्लस देखिए ऑक्सीजन के 4 एटम है और एक एटम की जो वैलेंसी है वो है -2, मतलब यहाँ चार्ज हम ले रहे हैं ओवरऑल, जो इन पे चार्जेस है। तो देखिए और इसे इक्वेट करेंगे हम 0 के, तो ये हो जाएगा 1 + x, 4 2 ज़ार 8, तो ये प्लस माइनस माइनस के 8 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 8 - 1, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल कर आई 7। तो देखिए इन यहाँ पर जो मैंगनीज है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं मैंगनीज +7, जो कि इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके यहाँ पर लेस स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है, तो मैंगनीज +5 में भी जा सकता है। यहाँ से मैंगनीज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा सकता है, और चूंकि ये 1 से लेके 7 तक सारे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे वेरी कर सकता है। तो देखिए ये आप याद रखिए, एसिडिक मीडियम में ये +5, न्यूट्रल मीडियम में +3 एंड बेसिक मीडियम में ये 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज करता है। तो इस तरह से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर। सल्फ्यूरिक एसिड, पहला हम केस ले रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4 के हम निकालेंगे ग्राम इक्विवेलेंट। तो देखिए ग्राम इक्विवेलेंट, या जिसे मैं मॉलिक्यूलर मास भी इक्विवेलेंट मास भी कहती हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू होता है मोलर मास या फिर इसे फॉर्मूला मास भी कहते हैं, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर
तो देखिए इन केस ऑफ H2SO4, H2SO4 को हम वाटर में डिसोशिएट जब करते हैं तो ये इस तरह से टूटता है। देखिए 2H प्लस आयन यहाँ पे रिलीज होते हैं एंड SO4 2 माइनस चार्जेस इस पे होता है सल्फेट पे। तो देखिए यहाँ पे जो N की वैल्यू है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन है वो 2 है। दैट मीन्स यहाँ पर जो N फैक्टर है वो भी हमारा 2 हो जाएगा। एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए मैं आपको इस फॉर्मूले में, इस क्वेश्चन में निकालना बता रही हूँ मॉलिक्यूलर मास। इसके बाद आप खुद से ट्राई करेंगे। आप चाहे तो इसके लिए हमारी प्रीवियस लेक्चर जो कि बेस्ड है मॉलिक्यूलर मास पर, जिसे मोलर मास भी कहते हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन है 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, सो वी मल्टीप्लाइड। सल्फर का देखिए एक ही एटम है तो 1 मल्टीप्लाइड बाय सल्फर का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 32, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 32 से। देन प्लस करेंगे हम ऑक्सीजन के, यहाँ पे 4 एटम प्रेजेंट है तो 4 मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीजन के 1 एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16, तो ये हो जाएगा 2 1 जार 2 प्लस 32 1 जार 32 एंड 16 4 जार 64। तो इसको जब हम सम करते हैं तो ये निकल कर आ जाता है 98 ग्राम। देखिए ये हम बहुत बार कैलकुलेट कर चुके हैं और मैंने आपको बोला है कि कुछ कंपाउंड्स के तो आप याद ही रख ले तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। तो देखिए 98 ग्राम हमारा यहाँ पे मोलर मास आया है, तो आप यहाँ लिख लीजिए इसको, मोलर मास ऑफ H2SO4। ये जो हमने कैलकुलेट किया है वो है मोलर मास, जिसे मैं फॉर्मूला मास भी कहती हूँ। सॉरी, फॉर्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास हम इसे कहते हैं। और ये जो है हमारा है एन फैक्टर, जो कि इन केस ऑफ H2SO4 2 है। तो देखिए सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 98 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 4 जार 8 एंड 2 9 जार 18, तो ये निकल कर आया इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 इज 49 ग्राम, यहाँ पे 49 ग्राम्स। तो ये हो गया हमारा 49 ग्राम आंसर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बहुत डिटेल में इसे करके बताया है। अब आप इसे नेक्स्ट क्वेश्चन में खुद से ट्राई करिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इन केस ऑफ NaOH। NaOH हमारा देखिए बेस है और इस केस में हम OH आयंस लेंगे यहाँ पर। तो देखिए मेरा फॉर्मूला हो जाता है इक्विवेलेंट वेट या ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करने का, दैट इज मोलर मास ऑफ NaOH, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो बेस है वो NaOH है, एंड डिवाइडेड बाय N फैक्टर। तो इन केस ऑफ NaOH यहाँ पे जो होगा वो नंबर ऑफ OH माइनस आयंस होंगे, तो लिख सकते हैं आप यहाँ पे। तो देखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH हमें फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो निकाल लीजिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH। तो NaOH का जो मॉलिक्यूलर मास होता है या मोलर मास होता है वो होता है 40। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए सोडियम का यहाँ पे एक ही एटम प्रेजेंट है और एक एटम का मास है 23, प्लस ऑक्सीजन का एक एटम प्रेजेंट है, उसका मास होता है 16, एंड हाइड्रोजन का एक ही एटम प्रेजेंट है और उसका मास भी 1 ही होता है। तो जब हम इसे सम करते हैं तो ये हो जाएगा 23 प्लस 16 प्लस 1, दैट इज 40 ग्राम। तो यहाँ पे हमें मोलर मास निकल कर आया है 40 ग्राम। एंड N फैक्टर ऑफ NaOH निकालने के लिए हम NaOH को जब डिसोशिएट करते हैं इन वाटर, देखिए हम इसे जनरली वाटर में ही डिसोशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा Na प्लस प्लस OH माइनस आयन, क्योंकि जो बेसेस होते हैं वो वाटर में जाने के बाद ही OH आयन को फर्निश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो नंबर ऑफ OH आयन है दैट इज 1, तो हमारा N फैक्टर भी हो जाएगा 1। तो ये है हमारा N फैक्टर। अब हम सारी वैल्यूज़ को यहाँ इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा
इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोलर मास ऑफ NaOH जो कि है 40 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर हमारे पास निकल कर आया है 1, और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH निकल कर आ जाएगा 40 ग्राम। तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लेते हैं, एक एसिड ले लिया है हमने, एक बेस ले लिया है, और अब चलिए हम एक सॉल्ट ले लेते हैं। तो सॉल्ट में हम ले लेते हैं सोडियम या कैल्शियम कार्बोनेट हम ले लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का हमें निकालना है ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है equivalent weight of calcium carbonate is equal to molar mass of calcium carbonate CaCO3 जिसका फॉर्मूला होता है मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय, अब देखिए यहाँ पर जो हमारा एन फैक्टर हो जाएगा वो सॉल्ट है, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज को ले सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर निकालती हूँ हमारा एन फैक्टर। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 देखिए सॉल्ट है, सॉल्ट इस तरह से डिसोशिएट होगा तो ये हो जाएगा कैल्शियम पे 2+ चार्जेस एंड CO3 पर जो है कार्बोनेट पे 2- चार्ज यहाँ पर जनरेट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो चार्जेस है वो कितना है, यहाँ पे +2 और -2 चार्जेस है, तो हम दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए एन फैक्टर या तो हम चार्ज पॉजिटिव चार्ज ले ले या फिर हम नेगेटिव चार्ज, तो एन फैक्टर हमारा हो जाएगा 2। तो हमारा यहाँ पे एन फैक्टर निकल कर आ जाएगा इन केस ऑफ सॉल्ट्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस, तो ये हो जाएंगे 2। तो ये रहा हमारा एन फैक्टर, और मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हम यहाँ पे अब कैलकुलेट कर लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का हम यहाँ पे मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है एंड इसका जो मास होता है वो होता है 40, एंड कार्बन देखिए, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका मास होता है 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और मास होता है 16। तो अब देखिए यहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं मोलर मास, तो ये हो जाएगा कैल्शियम का एक ही एटम प्रेजेंट है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ कैल्शियम इज 40 प्लस कार्बन का एक ही एटम है और एक एटम का मास 12 है, प्लस ऑक्सीजन के देखिए 3 एटम्स यहाँ प्रेजेंट है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय एक एटम का मास, तो निकल कर आ जाएगा ये 40 प्लस 12 प्लस 48, 16 3 आर 48। जब हम इन्हें सम करेंगे तो ये आ जाएगा 8 और 2 10, कैरी ओवर 1 एंड 5 एंड 5 10, तो ये आ जाएगा 100 ग्राम। तो मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास निकल कर आ गया है 100 ग्राम। तो दोनों चीजें हमने कैलकुलेट कर ली है जिसकी हमें जरूरत है। तो ये है मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 100 ग्राम एंड एन फैक्टर इसके लिए हमारे पास निकल कर आया है 2। अब हम सारी वैल्यूज को हमारे फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर लेंगे, तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 2, कैंसिल आउट हो जाएगा ये 50 टाइम्स में। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास निकल कर आया है 50 ग्राम। तो आई होप आपको ग्राम इक्विवेलेंट या